इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और यह आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक बातें फैलाता है जबकि एनडीए सकारात्मकता का प्रतीक है। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगले चुनाव में भी जीत एनडीए की ही होगी। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। और प्रधानमंत्री ने यह भाषण दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म होने पर दिया। यह बैठक बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों की बैठक के बाद हुई जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई, जिनमें चिराग पासवान और ओपी राजभर की पार्टी भी शामिल है। ओपी राजभर की कुछ दिन पहले ही एनडीए में वापसी हुई। दिल्ली में एनडीए की यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई जिसमें गठबंधन में शामिल 38 पार्टियां शामिल हुई और उन्होंने एक साथ मिलकर 2024 की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। यही नहीं, बैठक में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। यानी एक तरफ शरद पवार विपक्ष की बैठक का हिस्सा बने तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार एंड कंपनी एनडीए की बैठक का हिस्सा बने। यही नहीं, बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के नए गठबंधन पर ताबड़तोड़ निशाने साधे। और बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया INDIA इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। यानी 2024 की चुनावी जंग एनडीए और विपक्ष के गठबंधन इंडिया से होगी, क्योंकि बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह नाम फाइनल हो गया। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए था। लेकिन बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक खत्म होते ही विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर INDIA इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हो गया, जिस पर बेंगलुरु पहुंचे 26 पार्टियों के नुमाइंदों ने मोहर लगाई। Name is given and everybody is happy with this name. बेंगलुरु में एक दिन पहले विपक्ष की अनौपचारिक बैठक हुई थी। सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी ने बैठक के पहले ही दिन विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का सुझाव दिया था। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी एकता के नए नाम पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर विदेशों में देश को अपमान करने का आरोप भी जड़ दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के एक हिस्से को ही हथियार बना लिया। विपक्ष के नए गठबंधन का नाम बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की जबान फिसल गई थी और वो इंडिया में ए की जगह एल बोल गए थे। बीजेपी ने वही वीडियो ट्वीट कर दिया। That is INDIL. बीजेपी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं, आखिर में उसके नाम का ही सहारा लेना पड़ा। दूसरी तरफ सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया का मुकाबला एनडीए का भारत करेगा। इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का नया नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि बैठक में उन्होंने तर्क दिया इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस एनडीए की तरह सुनाई देता है। सूत्रों ने बताया कि नए नाम पर उन्होंने बेमन से सहमति जताई, क्योंकि राहुल ने उन्हें समझाया और इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के पीछे का मतलब समझाया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा जो उन्होंने बैठक में नीतीश से कहा था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब इंडिया। लेकिन खबर उड़ी कि नीतीश ने राहुल की बात पूरे मन से नहीं मानी, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन के नाम से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नया नाम एनडीए जैसा सुनाई देता है। वहीं नाम तय होते ही ऐलान कर दिया गया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां 11 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम भी मुंबई में ही बताए जाएंगे। यानी पहली बैठक पटना में और दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने के बाद अगला नंबर मुंबई का है, जहां विपक्ष आगे की रणनीति तय करेगा। मतलब वो राज्य जहां कुछ दिन पहले महाविकास आघाड़ी को बीजेपी ने जोरदार झटका दिया और विपक्षी एकता की अगुवाई करने वाले शरद पवार के भतीजे को एनडीए में खींच लिया। विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद खड़गे ने ऐलान किया कि 2024 के चुनाव की विपक्ष की तैयारी का अगला पड़ाव मुंबई होगा, जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी पर चर्चा होगी और तय किया जाएगा कि कमेटी के 11 सदस्य कौन कौन होंगे। हालांकि मुंबई की बैठक की तारीख का ऐलान बाकी है। लेकिन इससे पहले बेंगलुरु में हुई विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी पर बीजेपी ने सवाल उठा दिया, क्योंकि पटना में हुई बैठक में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे, लेकिन इस बार दोनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना वहां से निकल गए, जिस पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव संयोजक नहीं बनाए जाने पर नाराज तो नहीं, क्योंकि पटना की बैठक में दोनों ने पूरे जोश से हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उल्टा केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को ही बोलने का मौका मिला। इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया?
Bhajpa, can you challenge India? यानी बेंगलुरु की बैठक में शामिल तो विपक्ष के 26 नेता हुए, लेकिन बैठक के बाद कुछ नेताओं ने ही अपनी बात रखी, जिनमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं रहा। यही नहीं, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार को भी बोलने का मौका नहीं मिला, जबकि वो मंच पर ही मौजूद थे। पटना और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बीच शरद पवार को लेकर जबरदस्त उठापटक हुई, क्योंकि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल समेत उनकी पार्टी के कई विधायक बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ चले गए। यही नहीं, अजीत पवार तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तक बन गए। और एनसीपी में इसी सियासी उठापटक के बीच शरद पवार बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल हुए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा बने। खरगे, ममता, केजरीवाल और राहुल के भाषण के दौरान मंच पर वो मौजूद भी रहे, लेकिन उन्हें वहां से भाषण देने का मौका नहीं मिला, जबकि पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने अपनी बात रखी थी। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकता के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र पर तीखा हमला किया। उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 की लड़ाई दो गठबंधनों के बीच नहीं, बल्कि विपक्ष और बीजेपी की विचारधारा के बीच है। और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया और दो टूक बोल दिया कि विपक्ष 2024 की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़ेगा। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और 2024 के चुनाव में विपक्ष की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। इसी बीच खबर आई कि बेंगलुरु की बैठक में प्रधानमंत्री पद और सीट बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई, यानी यह तय नहीं हुआ कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन चेहरा बनेगा। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किसी नेता ने कोई बात नहीं की। और विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और सीट बंटवारे का कोई जिक्र नहीं किया, जिसके बाद अटकलें लगी कि इस मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि विपक्ष बीजेपी के देश भर में हर उम्मीदवार के खिलाफ अपना एक उम्मीदवार खड़ा करने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है। हालांकि इसकी सही रूपरेखा तय नहीं हो पाई है। यही नहीं, बेंगलुरु में केवल ये ऐलान किया गया कि मुंबई में होने वाली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, यानी विपक्ष सीट शेयरिंग और पीएम पद के उम्मीदवार पर बात करने से बचता नजर आया। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर मनेरी के पास सामान ढोने वाली एक छोटी गाड़ी अचानक मलबा आने की वजह से गहरी खाई में गिर गई। हालांकि उस गाड़ी के ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। वहां मौजूद किसी शख्स ने इस खौफनाक घटना को अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने लगा। सभी लोग जहां थे वहीं रुक गए, लेकिन सामान ढोने वाली इस छोटी गाड़ी का ड्राइवर मलबे को पार करके वहां से जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मलबे में उसकी गाड़ी फंस गई और सड़क के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गई। जिसके बाद पहाड़ से पानी के साथ इतनी तेजी से मलबा आया कि उसने एक ही झटके में गाड़ी को नीचे धकेल दिया और वो पलटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत ये रही कि हादसे से पहले गाड़ी का ड्राइवर उससे निकल गया, जिससे उसकी जान बच गई। लेकिन बारिश के बाद उत्तरकाशी जिले में पहाड़ से मलबा आने का सिलसिला लगातार जारी है। गंगोत्री हाईवे पर एक और जगह पहाड़ से गिरते मलबे ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। बारिश के बाद पहाड़ से पानी की तेज धारा के साथ कीचड़ और पत्थर हाईवे पर गिरने लगे, जिसकी डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर पहाड़ी से झरने की तरह पानी और कीचड़ नीचे आता नजर आया। ऐसा लगा मानो वहां किसी ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया हो और लावे की तरह मटमैला पानी निकल रहा हो। पहाड़ी से नीचे आ रहे पानी के साथ हजारों टन कीचड़ सड़क से होते हुए भागीरथी नदी में जाता दिखा। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ पेड़ और झाड़ियां भी उसके साथ नीचे आ गईं। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री हाईवे 3 जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया। बीते करीब 20 दिन से उत्तराखंड के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। इस बीच उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद भारी तबाही हुई। वहां बारिश ने पहले ही लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है, लेकिन बादल फटने से लोग दहशत में आ गए, क्योंकि बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया कि लोगों के घरों में पानी घुस गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक घर के पास से मलबे के साथ मटमैला पानी किसी झरने की तरह बहता दिखाई दिया। बादल फटने के बाद वहां ऐसा सैलाब आया कि एक होटल के 5 कमरे ढह गए, जिसके मलबे में 2 लड़के दब गए। हालांकि उन्हें बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन उस होटल का मलबा सड़क पर इकट्ठा हो गया, जिसमें एक गाड़ी फंस गई। भारी बारिश की वजह से पहले ही उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर हैं, लेकिन वहां कई जगहों पर बादल फटने के कारण लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की, क्योंकि अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई। बताया गया कि पौड़ी में अलकनंदा नदी पर बने श्रीनगर डैम से करीब 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। वहां से सामने आए वीडियो में नदी उफनाती नजर आई। घाट पूरी तरह पानी में डूबे दिखे। वहीं घाट पर बने मंदिर भी पानी में समा गए। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां पुलिस तैनात कर दी गई और लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की गई। और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों को खौफ से भर दिया। वहां मानसून पहले ही आफत बनकर बरस रहा है, जिसकी वजह से राज्य के ज्यादातर नदी और नाले उफान पर आ गए। और इस दौरान जमीन धंसने और पहाड़ खिसकने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ा दी।
पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े पत्थर और मलबे ने कई सड़कों को बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया। इस आफत के बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। जिन जगहों पर आसमान से सबसे ज्यादा पानी बरसने की आशंका जताई गई, उनमें राजधानी देहरादून समेत हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी शामिल हैं। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में भी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से हालात बिगड़ गए। वहां कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोग परेशान दिखे। मौसम विभाग ने पहले ही उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था, जिसका असर हरिद्वार में देखने को मिला। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में रेलवे अंडरपास के नीचे घुटनों तक पानी भर गया। मजबूरी में लोग गंदे पानी के अंदर से गुजरते दिखे। वहीं हरिद्वार के दूसरे इलाकों में भी बारिश के बाद पानी भर गया। लक्सर इलाके में तो बाढ़ की वजह से कई गांव डूब गए। वहां से आए एक वीडियो में बारिश के बाद गांव की गलियों में दरिया बहता दिखा और सड़कों पर करीब 3 फीट पानी भरा नजर आया। वहीं आपदा से निपटने के लिए राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी को कहा है कि सभी लोग सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं आपदा के समय में है, उनको सुनिश्चित करें। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से गंगा और यमुना समेत प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। उधर भारी बारिश और पहाड़ खिसकने की लगातार बढ़ रही घटनाओं की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इसके साथ ही प्रशासन ने इस हाईवे पर गिरे पत्थरों को हटाने का काम भी तेज कर दिया, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने की घटनाएं कई गुना बढ़ गईं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल के मंडी में देखने को मिली, जहां हाईवे पर बड़े बड़े पत्थरों का अंबार लग गया। पहाड़ से गिरे पत्थरों ने पूरे रास्ते पर कब्जा कर लिया, जिससे वहां से गुजरने वाली गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। इस तबाही के बाद प्रशासन ने उन पत्थरों को हटाने का काम तेज कर दिया। इसके साथ ही इस हाईवे को बंद करा दिया गया ताकि राहत के काम में कोई रुकावट न हो, लेकिन इससे पर्यटकों की परेशानी बढ़ गई। एक दिन पहले इसी हाईवे पर पहाड़ खिसकने से पत्थरों को हटाने वाली मशीनों समेत कई गाड़ियों के परखचे उड़ गए। इधर हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक बार फिर बादल डराने लगे। मंडी में कुछ दिन पहले हुई बारिश से उबर तक नहीं पाया था कि एक बार फिर वहां मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, क्योंकि मंडी में गरजते बादलों ने लोगों के दिलों को फिर से खौफ से भर दिया। वहां जैसे ही बरसात शुरू हुई, लोगों को कुछ दिन पहले वाली तबाही याद आ गई, क्योंकि कुछ दिन पहले भी वहां इसी तरह शुरू हुई बारिश ने कई दिनों तक रुकने का नाम नहीं लिया था, जिसके बाद मंडी के कई इलाके तबाह हो गए थे। वहां कई लोगों के घर और दुकानों को तो बारिश का पानी अपने साथ बहा ले गया था। और वहां दोबारा शुरू हुई बारिश के बाद एक बार फिर नदियां उफान पर आ गईं, जिसके बाद लोगों को चिंता सताने लगी, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी पड़ सकते हैं। वहां 10 जिलों के लिए मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मतलब हिमाचल प्रदेश के इन 10 जिलों पर आसमानी आफत का कहर टूट सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और सिरमौर में बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया, जिसका मतलब ये कि पहले ही भारी बारिश की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के इन इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह रही कि सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोगों से गुजारिश की कि बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से निकलें। इसके अलावा इन इलाकों में बहने वाली नदियों और झरनों के आसपास जाने पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में बादल फटने की वजह से जबरदस्त तबाही देखने को मिली, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें कई गाड़ियां मलबे के नीचे दबी नजर आईं। और वहां से सामने आए वीडियो में हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। कई गाड़ियां मलबे में फंसी दिखाई दी। बताया गया कि अचानक तेज बारिश शुरू होने के बाद पानी के साथ बहकर मलबा आ गया और उसने निचले इलाके में बने कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। सैलाब की चपेट में आने से एक आदमी की मौत भी हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। बादल फटने की वजह से वहां कई गांवों में भारी तबाही हुई, जबकि कई घर खंडहर में तब्दील हो गए। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भागीरथी नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर रोपवे ट्रॉली के सहारे उसे पार करते दिखे। लेकिन इस बीच भागीरथी नदी के ऊपर रोपवे के बीचों बीच ट्रॉली फंस गई और उसमें सवार लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि रोपवे की हालत बेहद जर्जर हो चुकी थी। ऐसे में हर गुजरते पल के साथ लोगों के बहने का खतरा बढ़ता जा रहा था। लेकिन इस बीच वहां लोगों ने रोपवे को रस्सी के सहारे खींच लिया, तब जाकर उनकी जान बची। इतना मुश्किल है इस पे जाना, ये रास्ता कोई भी नहीं खींच पाएगा यहाँ पर। बताया गया कि भटवाड़ी इलाके में सड़क और पुल नहीं होने की वजह से लोग मजबूरी में भागीरथी नदी को रोपवे ट्रॉली के सहारे पार करते हैं। ऐसे में हमेशा डर बना रहता है कि कभी भी उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में तेज बारिश के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को कुछ जगहों पर बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से ऋषिकेश जाने वाले लोग रास्ते में ही फंस गए। वहां भारी बारिश की वजह से सड़कें पानी में समा गई।
जबकि नदी और नालों में ऐसा उफान आया जिसे देखकर लोग खौफ में आ गए, क्योंकि नदियों में उफान की वजह से उनका पानी सड़कों पर बहने लगा, जिसके बाद कुछ जगहों पर सड़क पर इतना ज्यादा मलबा इकट्ठा हो गया कि गाड़ियों का वहां से निकलना ही मुश्किल हो गया। हालात ऐसे बन गए कि जोशीमठ में कुछ जगहों पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ गया, लेकिन जैसे ही हाईवे को बंद किया गया लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, काफी दूर तक वहां जैम लग गया। ऋषिकेश जाने वाले लोग कई घंटे जैम में फंसे रहे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां नदियों में उफान आ गया, जिसकी वजह से बार बार हाईवे को बंद करना पड़ा। और ऐसा ही हाल हरियाणा का भी दिखा। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया और चट्टानों में आई दरार की वजह से पंचकुला से मोरनी जाने वाले रास्ते पर में 3 जगह पर सड़क धंस गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंसा हुआ दिखाई दिया, जबकि इस सड़क के 2 अलग-अलग जगह पर बड़ी बड़ी दरारें नजर आईं। हरियाणा के पंचकुला में लगातार हुई भारी बारिश ने पहाड़ी इलाके को तबाह कर दिया। बताया गया कि बारिश की वजह से पंचकुला से मोरनी जाने वाले रास्ते में पहाड़ खिसक गया, जिसके बाद उस जगह पर सड़क भी धंस गई और सड़क का आधा हिस्सा टूटकर नीचे खाई में समा गया। वहीं कई जगह पर तो सड़क 2 हिस्सों में बटी दिखाई दी, जिसके बाद उस रास्ते को बंद करना पड़ा और वहां से गुजरने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं उत्तर प्रदेश में भी बारिश ने कहर बरपा दिया। मूसलाधार बारिश के बाद यूपी के शाहजहांपुर जिले के 50 गांवों पर भयानक बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कुछ गांवों में तो पानी घुस गया, जिससे वहां रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा था। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिससे सैकड़ों एकड़ धान की फसल पूरी तरह डूब गई। वहां से सामने आए एक वीडियो में घुटनों तक भरा पानी सड़क के ऊपर से तेज रफ्तार से गुजरता दिखा। वीडियो में एक मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर सड़क के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता नजर आया। थोड़ी देर बाद वहां से एक ट्रैक्टर पानी की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ता दिखा, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार की हिम्मत बढ़ी और उसने भी सड़क को पार किया। बुलंदशहर के नरोरा बांध से बीते 3 दिनों में गंगा नदी में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से शाहजहांपुर के 50 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। उधर आसमान से बरसी आफत ने गुजरात के सूरत शहर की सूरत बिगाड़ दी। वहां कुछ ही घंटों में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़कें समंदर बन गई। कई इलाकों में 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार थम गई और ऐसा लगा मानो वहां की सड़कों पर समंदर की लहरें हिलोरे मार रही हों। बारिश का पानी सड़कों पर भरने के बाद दुकानों में और लोगों के घरों में घुस गया। सड़क पर भरा बारिश का पानी सीढ़ियों से होते हुए किसी झरने की तरह नीचे की दुकानों में घुसता दिखाई दिया। मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत के सिविल कैंपस, खरवर नगर, रोकड़िया हनुमान मंदिर और मीठी खाड़ी समेत कई इलाकों में हाहाकार मच गया। भारी बारिश और सड़कों पर जल भराव की वजह से गाड़ियां सड़क के एक किनारे पर धीरे धीरे चलती दिखी, जिससे कुछ जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। इधर यमुना नदी में आई बाढ़ के बीच दिल्ली में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में 22 जुलाई तक मूसलाधार बारिश की संभावना जताई, जिसके बाद एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बादलों का डेरा है, जो 22 जुलाई तक रुक रुक कर बरसते रहेंगे, जिससे यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। 22 जुलाई तक तेज बारिश दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हो सकती है। यमुना के जलस्तर पर भी असर पड़ सकता है। यमुना नदी के जलस्तर के बढ़ने की संभावना इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी लगातार भारी बारिश हो रही है। मतलब ये कि दिल्ली में सैलाब का संकट अभी टला नहीं है। वहीं दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश के आगरा में भी यमुना नदी की उफनती लहरें लोगों को डराने लगी। आगरा के दशहरा घाट समेत कई इलाके यमुना नदी के पानी में डूब गए। वहां के कैलाश महादेव मंदिर में भी सैलाब ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद मंदिर के अंदर गर्भगृह में करीब 4 फीट पानी भर गया। लोग पानी के बीच ही मंदिर पहुंचे और पूजा करते नजर आए। से ऊपर पानी है, उसके बावजूद भक्त भोले बाबा के दर्शन कर रहे हैं। यमुना के रौद्र रूप को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने वहां होने वाले कैलाश मेले पर रोक लगा दी, जबकि बाढ़ की वजह से मेहताब बाग के ताज व्यू पॉइंट को बंद कर दिया गया। बिगड़ते हालात के बीच 6 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। यही नहीं, घाट के पास ट्रांसफार्मर के पानी में डूब जाने की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। और आगरा में यमुना की उफनती लहरें ताजमहल के बेहद नजदीक पहुंच गई, जिसके बाद ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए मेहताब बाग और ताज व्यू पॉइंट में एंट्री बंद कर दी, क्योंकि यमुना की लहरों ने ताजमहल के पास बने मेहताब बाग पर पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ताजमहल की यमुना किनारे बनी दीवार 2 फीट तक पानी में डूबी दिखाई पड़ी। इसके साथ ही ताज व्यू पॉइंट में भी यमुना नदी का पानी भर गया, जिसकी वजह से ताज व्यू पॉइंट को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। मेहताब बाग के पास में बनी पुलिस चौकी भी पूरी तरह से पानी में डूब गई, जिसके बाद ताज की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। उधर तूफान ने चीन में भारी तबाही मचा दी। वहां के ग्वांगडोंग प्रांत में तूफान का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। वहां तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई।
जिसकी वजह से सड़क किनारे लगा एक पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गया और इसका जो वीडियो सामने आया उसमें तेज हवाओं के बीच कुछ पुलिसकर्मी खुद को बचाते नजर आए, क्योंकि हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उनके पैर लड़खड़ाने लगे। ऐसी एक तस्वीर में एक घर में पानी भरा नजर आया, जिसमें घर का सारा सामान डूबा दिखा। ऐसा लग रहा था मानो घर में नदी बह रही हो। इसके अलावा वहां की सड़कों पर भी कमर तक पानी भरने की तस्वीर सामने आई, जिसके बीच से लोग रास्ता पार करते दिखे। बताया गया कि तूफान और भारी बारिश की वजह से वहां से उड़ने वाली कई फ्लाइटें रद्द कर दी गईं और लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई। इस बीच अमेरिका के भी कई राज्यों में बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। वहां के न्यू हैम्पशायर में भारी बारिश की वजह से कई सड़कें टूट गईं, जिसकी वजह से कई इलाकों में आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़क का एक बड़ा हिस्सा जमीन में धंसा नजर आया, जिसकी वजह से वहां कई फीट गहरा गड्ढा हो गया और वहां रहने वाले लोग इसे देखकर हैरान रह गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो सड़क कई जगहों से टूटी दिखी। सड़कों का इतना बुरा हाल हो गया कि उन्हें बंद करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें सड़क के किनारे जमीन में धंसे दिखे और सिर्फ उनका बीच का हिस्सा ही नजर आया। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक सिर्फ 1.5 घंटे की बारिश ने वहां इतनी तबाही मचा दी। जानकारी मिलते ही सड़कों की मरम्मत का काम शुरू किया गया और मिट्टी खोदने वाली मशीन से उन गड्ढों को भरा गया। उधर दक्षिण कोरिया में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहां बाढ़ और जमीन खिसकने से 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। भीषण बाढ़ ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि कई सड़कें टूट गईं, जबकि कई इलाके पानी में समा गए। और वहां सैलाब ने ऐसा कहर मचाया कि कई लोगों की जान चली गई। वहां हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा एक दिन पहले आई चोंगयांग प्रांत की तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वहां भारी बारिश की वजह से कई लोग लापता हो गए। ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में बाढ़ की वजह से कई शहर टापू में बदले नजर आए। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ मटमैले पानी का कब्जा दिखा। लोगों के घर पानी में डूबे नजर आए। सड़कों का तो नामो निशान तक नहीं दिखा। जिसके बाद राहत और बचाव के लिए वहां कई टीमें भी उतारी गईं, जिन्होंने मुश्किल हालात में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। बताया गया कि बाढ़ के बाद कई जगहों पर जमीन खिसकने से भी लोगों को भारी नुकसान पहुंचा। इस बीच पाकिस्तान के पेशावर में एक बार फिर सुरक्षा बल के जवानों पर आत्मघाती हमला होने की खबर सामने आई। दावा किया गया कि आतंकियों ने सुरक्षा बल की एक गाड़ी का पीछा करते हुए वहां एक जोरदार धमाका किया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुरक्षा बल की वो गाड़ी सड़क से गुजरती दिखाई दी। तभी उसके ठीक पीछे एक काले रंग की कार नजर आई, जो तेजी से सुरक्षा बल के जवानों की उस गाड़ी की तरफ बढ़ती दिखी। इसके बाद जैसे ही वो सुरक्षा बल के जवानों की गाड़ी के करीब पहुंची, उसमें जोरदार धमाका हो गया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद जिस पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सवाल उठा दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में सवाल पूछा कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव संयोजक नहीं बनाए जाने पर नाराज तो नहीं, क्योंकि पटना की बैठक में दोनों ने पूरे जोश से हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उल्टा केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को ही बोलने का मौका मिला। इंडिया, एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? यानी बेंगलुरु की बैठक में शामिल तो विपक्ष के 26 नेता हुए, लेकिन बैठक के बाद कुछ नेताओं ने ही अपनी बात रखी, जिनमें लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का नाम शामिल नहीं रहा। यही नहीं, बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार को भी बोलने का मौका नहीं मिला, जबकि वो मंच पर ही मौजूद थे। पटना और बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बीच शरद पवार को लेकर जबरदस्त उठापटक हुई, क्योंकि अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल समेत उनकी पार्टी के कई विधायक बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना के साथ चले गए। यही नहीं, अजीत पवार तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम तक बन गए। और एनसीपी में इसी सियासी उठापटक के बीच शरद पवार बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में शामिल हुए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा बने। खड़गे, ममता, केजरीवाल और राहुल के भाषण के दौरान मंच पर वो मौजूद भी रहे, लेकिन उन्हें वहां से भाषण देने का मौका नहीं मिला। जबकि पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार ने अपनी बात रखी थी। वहीं बेंगलुरु में विपक्षी एकता के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र पर तीखा हमला किया। उन्होंने साफ कर दिया कि 2024 की लड़ाई दो गठबंधनों के बीच नहीं, बल्कि विपक्ष और बीजेपी की विचारधारा के बीच है। और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा किया और दो टूक बोल दिया कि विपक्ष 2024 की लड़ाई बीजेपी के खिलाफ नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़ेगा। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और 2024 के चुनाव में विपक्ष की विचारधारा को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर बड़ा हमला बोला प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कि वो जो गलबहियां हैं वो मजबूरी की वजह से हैं। गलबहियां मजबूरी की वजह से हैं। इशारा था विपक्ष की बैठक पर जो बेंगलुरु में हुई, जिसमें गठबंधन का नाम इंडिया दिया गया। इधर एनडीए की एकजुटता, एनडीए की ताकत, एनडीए की विजय होने की गारंटी की बात की
प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की बैठक में दिल्ली में एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष की पहचान सिर्फ गाली देने वाली बताया। पीएम ने कहा कि एनडीए देश को जोड़ता है, विपक्ष देश को तोड़ने का काम कर रहा है। हम देश को जोड़ते हैं, वो देश को तोड़ते हैं, ये कहा उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने परिवारवाद पर भी एक बार फिर बड़ा हमला बोला। दो टूक कहा कि परिवारवादी गठबंधन देश का भारी नुकसान करेंगे। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हमने सरकार बनाने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं ली। सीधा इशारा राहुल गांधी की तरफ था, विपक्ष की तरफ था। और यह भी कहा कि विदेश में भी लोग समझ रहे हैं कि किसकी सरकार आने वाली है, इसलिए वो इतनी आवभगत कर रहे हैं। जबकि किसी भी सरकार के आखिरी साल में दूसरे देश भी सोचते हैं कि उसके साथ संबंध कितने मजबूत किए जाएं या अगली सरकार का इंतजार किया जाए। उन्होंने कहा देश के मन को तो आप जानते हैं, विदेश वाले भी देश के मन को समझ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एनडीए के गठबंधन की तारीफ की और इसे विपक्ष की तरह मजबूरी का नहीं बल्कि देश के विकास के लिए मजबूती का गठबंधन बताया। आज विपक्ष ने अपनी एक ही पहचान बना ली है, हमें गाली देना, हमें नीचा दिखाना। बावजूद इसके हम एनडीए के सभी साथियों ने हमेशा देश को दलों के हित से ऊपर रखा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला और यह आरोप लगाया कि विपक्ष नकारात्मक बातें फैलाता है जबकि एनडीए सकारात्मकता का प्रतीक है। हमारा संकल्प पॉजिटिव है, एजेंडा पॉजिटिव है, भावना पॉजिटिव है और हमारा रास्ता भी पॉजिटिव है। जो भी गठबंधन नेगेटिविटी के साथ बने वे कभी भी सफल नहीं हो पाए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगले चुनाव में भी जीत एनडीए की ही होगी। 24 का चुनाव बहुत दूर नहीं है। देश के लोग मन बना चुके हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए को ही अवसर देना है। और प्रधानमंत्री ने यह भाषण दिल्ली में एनडीए की बैठक खत्म होने पर दिया। यह बैठक बेंगलुरु में विपक्ष की 26 पार्टियों की बैठक के बाद हुई, जिसमें 38 पार्टियां शामिल हुई, जिनमें चिराग पासवान और ओपी राजभर की पार्टी भी शामिल है। ओपी राजभर की कुछ दिन पहले ही एनडीए में वापसी हुई। दिल्ली में एनडीए की यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गठबंधन में शामिल 38 पार्टियां शामिल हुई और उन्होंने एक साथ मिलकर 2024 की चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। यही नहीं, बैठक में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। यानी एक तरफ शरद पवार विपक्ष की बैठक का हिस्सा बने तो वहीं दूसरी ओर अजीत पवार एंड कंपनी एनडीए की बैठक का हिस्सा बने। यही नहीं, बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के नए गठबंधन पर ताबड़तोड़ निशाने साधे। और बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया, INDIA, इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस रखा। यानी 2024 की चुनावी जंग एनडीए और विपक्ष के गठबंधन इंडिया से होगी, क्योंकि बेंगलुरु में हुई विपक्षी पार्टियों की बैठक में यह नाम फाइनल हो गया। इससे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए था। लेकिन बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक खत्म होते ही विपक्षी गठबंधन का नाम यूपीए से बदलकर INDIA इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस हो गया, जिस पर बेंगलुरु पहुंचे 26 पार्टियों के नुमाइंदों ने मोहर लगाई। Name is given and everybody is happy with this name. बेंगलुरु में एक दिन पहले विपक्ष की अनौपचारिक बैठक हुई थी। सूत्रों ने बताया कि ममता बनर्जी ने बैठक के पहले ही दिन विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने का सुझाव दिया था। हालांकि बीजेपी ने विपक्षी एकता के नए नाम पर तीखा हमला बोला। बीजेपी ने कांग्रेस के नेताओं पर विदेशों में देश को अपमान करने का आरोप भी जड़ दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के एक हिस्से को ही हथियार बना लिया। विपक्ष के नए गठबंधन का नाम बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष की जबान फिसल गई थी और वो इंडिया में ए की जगह एल बोल गए थे। बीजेपी ने वही वीडियो ट्वीट कर दिया। That is INDIL. बीजेपी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि जिस इंडिया को दुनिया भर में बदनाम करते फिरते हैं, आखिर में उसके नाम का ही सहारा लेना पड़ा। दूसरी तरफ सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि इंडिया का मुकाबला एनडीए का भारत करेगा। इस बीच सूत्रों ने बताया कि नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का नया नाम पसंद नहीं आया, क्योंकि बैठक में उन्होंने तर्क दिया इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस एनडीए की तरह सुनाई देता है। सूत्रों ने बताया कि नए नाम पर उन्होंने बेमन से सहमति जताई, क्योंकि राहुल ने उन्हें समझाया और इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के पीछे का मतलब समझाया। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा जो उन्होंने बैठक में नीतीश से कहा था। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस मतलब
India. लेकिन खबर उड़ी कि नीतीश ने राहुल की बात पूरे मन से नहीं मानी, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन के नाम से नाखुश थे, क्योंकि उन्हें लगा कि ये नया नाम एनडीए जैसा सुनाई देता है। वहीं नाम तय होते ही ऐलान कर दिया गया कि विपक्ष की अगली बैठक मुंबई में होगी, जहां 11 सदस्यों वाली एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम भी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से जुड़ी पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा हैदर की सच्चाई जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा झूठ बोल रही है। एक रोज पहले यूपी एटीएस की टीम ने सीमा से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान सीमा बार बार अपना बयान बदलती रही। इसी वजह से जांच अधिकारियों का शक उन पर गहरा गया। इसके साथ ही सीमा के फोन की कॉल डिटेल, पाकिस्तान से दुबई, फिर काठमांडू और वहां से ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने की पूरी कहानी की पड़ताल की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि सीमा हैदर का सच क्या है। इसीलिए पुलिस सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आई सीमा की असलियत जानने के लिए यूपी एटीएस की टीम उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। पॉलीग्राफ टेस्ट से यह पता लगाया जाता है कि इंसान झूठ बोल रहा है या सच, क्योंकि पाकिस्तान के कराची शहर से अपने प्यार के लिए बच्चों के साथ सीमा के भारत आने की थ्योरी जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही। और इसी वजह से जांच एजेंसियां सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा से पूछताछ में जुटी हैं। एक रोज पहले यूपी एटीएस ने करीब 7 घंटे तक सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ की, और अगले दिन एक बार फिर यूपी एटीएस की टीम पूछताछ के लिए सीमा को लेकर निकल गई। सीमा हैदर को पूछताछ के लिए एटीएस की टीमें यहाँ से लेकर गई हैं। उनके साथ उसके 2 बच्चों को भी लेकर गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर झूठ बोल रही हैं, क्योंकि पूछताछ के दौरान उन्होंने कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए। इसी वजह से पुलिस सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि यूपी एटीएस सीमा का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा सकती है। इस बीच पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली सीमा हैदर के पड़ोसियों ने कैमरे के सामने उनकी पूरी सच्चाई से पर्दा उठा दिया। पड़ोसियों का दावा है कि सीमा काफी वक्त से भारत जाने की तैयारी में जुटी थी, जिसकी भनक तक उन्होंने किसी को नहीं लगने दी। और एक दिन वो अपने 4 बच्चों को लेकर अचानक गायब हो गई। भारत आने से पहले सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची शहर के एक इलाके में किराए के मकान में रहती थी। उनके पड़ोस में रहने वाले एक बच्चे के मुताबिक सीमा गांव जाने की बात कहकर अक्सर कई दिनों के लिए चली जाती थी। एक दिन उन्होंने बोला हम गाँव जा रहे हैं ना, बच्चे इधर छोड़ के गई। 8 दिन के बाद आई। पड़ोसियों का कहना है कि सीमा ऑनलाइन गेम पबजी खेलती थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो प्यार की खातिर भारत चली जाएंगी। हम 1 महीना पहले यहाँ शिफ्ट हुए तो सीमा यहाँ से जा चुकी थी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उस इलाके में रहने वाले एक बच्चे को सीमा का एक मोबाइल फोन भी मिला था। दावा है कि उस फोन में सीमा और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन की कुछ तस्वीरें भी मौजूद थीं। इधर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर का डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक गाने पर नाचती दिखाई दी। सीमा हैदर का दावा है कि वो दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से प्यार करती हैं और उनके साथ वो नेपाल में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर चुकी हैं। इस वजह से सीमा हैदर खुद को सचिन की पत्नी बताती हैं। उनका दावा है कि वो सचिन के साथ रहने के लिए अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत आई। इस बीच उनके डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक गाने पर नाचती नजर आई। एक रोज पहले ही पाकिस्तान के यूट्यूबर सैयद बासित ने यह दावा किया था कि सीमा हैदर दुबई के एक क्लब में डांस करती थी। वो दुबई में चली गई थी, वहाँ डांस करती थी। सबसे बड़ी आप इसकी वीडियो डांस की देख लें, कितना परफेक्ट डांस करती है ये। सैयद बासित का यह भी दावा है कि सीमा हैदर एक जासूस हैं, जो किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने के लिए भारत में दाखिल हुई हैं। और पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर की उम्र पर भी सवाल उठने शुरू हो गए। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 4 जुलाई को गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को सीमा के 2 पासपोर्ट मिले थे, जिनमें एक पासपोर्ट पर सीमा जबकि दूसरे पर सीमा हैदर जैदी नाम लिखा है। इसके अलावा उनके पास से पाकिस्तान का फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड भी मिला। और सूत्रों के मुताबिक पुलिस को जो दस्तावेज मिले उनसे सीमा हैदर की उम्र पर सवाल उठने लगे, क्योंकि हर दस्तावेज में उनकी उम्र अलग है। इस वक्त वो खुद को 27 साल का बताती हैं, जबकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सीमा ने 15 फरवरी 2014 को गुलाम हैदर से शादी की थी और तब उन्होंने अपनी उम्र 20 साल बताई थी। उस हिसाब से इस वक्त सीमा हैदर की उम्र 29 साल होनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान में बना सीमा का एक पहचान पत्र भी सामने आया, जिसमें उनकी जन्म तारीख 1 जनवरी 2002 लिखी दिखाई दी। और अगर ये दस्तावेज सही है तो इस समय सीमा हैदर की उम्र 21 साल होनी चाहिए। और सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों की नजर सीमा हैदर के पास से मिले मोबाइल फोन पर टिक गई। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 13 मई को भारत आने के बाद सीमा करीब 1.5 महीने तक दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन की पत्नी बनकर रही। लेकिन जब कोर्ट में शादी करने के लिए उन्होंने वकील से संपर्क साधा तो बात पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद 4 जुलाई को सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद सीमा के पास से कई दस्तावेज और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए। और आरोप है कि गिरफ्तार होने से पहले सीमा ने अपने मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिए थे, जिससे जांच एजेंसियों का शक उन पर गहरा गया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इसीलिए सीमा हैदर का सच जानने के लिए उनके मोबाइल फोन से डिलीट व्हाट्सएप चैट और फोन नंबर हासिल करने में जुट गई।
इसके अलावा पुलिस को सीमा के पास से कुछ वीडियो कैसेट भी मिले हैं। सीमा का दावा है कि उनमें उनकी शादी का वीडियो है, जिसकी जांच भी की जा रही है। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से पहले भी भारत के कुछ लोगों से सीमा हैदर ने दोस्ती की थी। खबर यह भी है कि जिन लोगों से सीमा ने संपर्क साधने की कोशिश की, उनमें ज्यादातर दिल्ली और उसके आसपास के इलाके के रहने वाले थे। और इसी वजह से यूपी एटीएस को शक है कि सीमा हैदर के भारत में घुसने का मकसद कुछ और है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर ने सचिन से पहले भारत में रहने वाले कई लोगों से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, जिनमें ज्यादातर लोग दिल्ली एनसीआर के रहने वाले थे। ये जानकारी तब सामने आई जब यूपी एटीएस की टीम ने सीमा हैदर से कई घंटे पूछताछ की। और पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ के दौरान सीमा ने हर सवाल का नपातुला जवाब दिया। इस दौरान उनसे अंग्रेजी की कुछ लाइनें भी पढ़वाई गईं, जिन्हें सीमा ने आसानी से पढ़ दिया। यूपी एटीएस के सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर काफी तेज दिमाग हैं और इसीलिए उनसे राज उगलवाना आसान नहीं। और सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर केस की पड़ताल करने के लिए जांच एजेंसियां जल्द नेपाल जाएंगी। पुलिस एफआईआर के मुताबिक 10 मई को सीमा अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी, जहां उनके 2 अलग अलग होटल में 2 दिनों तक रुकने की खबर है। और सूत्रों के मुताबिक सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर से होती हुई भारत में दाखिल हुई थी, लेकिन जांच एजेंसियों को यह बात खटक रही है कि सीमा ने भारत में एंट्री कैसे की, क्योंकि सीमा और उनके बच्चों के पास नेपाल का टूरिस्ट वीजा था। और इसी वजह से जांच एजेंसियों ने सीमा पर तैनात एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल से रिपोर्ट मांगी, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये कोई चूक थी या कोई सोची समझी साजिश। सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच के लिए जांच एजेंसियों की एक टीम जल्द नेपाल जाएगी। नेपाल में सीमा जिन होटल में ठहरी थी, उनके मालिक और मैनेजर से भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके अलावा बॉर्डर पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के पेशावर में एक बार फिर सुरक्षा बल के जवानों पर आत्मघाती हमला होने की खबर सामने आई। दावा किया गया कि आतंकियों ने सुरक्षा बल की एक गाड़ी का पीछा करते हुए वहां एक जोरदार धमाका किया, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें सुरक्षा बल की वो गाड़ी सड़क से गुजरती दिखाई दी। तभी उसके ठीक पीछे एक काले रंग की कार नजर आई, जो तेजी से सुरक्षा बल के जवानों की उस गाड़ी की तरफ बढ़ती दिखी। इसके बाद जैसे ही वो सुरक्षा बल के जवानों की गाड़ी के करीब पहुंची, उसमें जोरदार धमाका हो गया, जो इतना जोरदार था कि उस कार के चिथड़े उड़ गए। इस वीडियो में कार से आग का बड़ा सा गोला निकलता दिखाई दिया और फिर उस पूरे इलाके में धुआं फैल गया। पेशावर के कैंट इलाके की पुलिस के मुताबिक ये एक आत्मघाती हमला था, जिसमें कुल 8 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इस बीच बदले की आग में जल रहे पुतिन ने क्राइमिया में अपने ब्रिज पर हुए हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले यूक्रेन के क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले कर्च ब्रिज पर हमला हुआ था, जिसमें ब्रिज को काफी नुकसान पहुंचा था और रूस के 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। रूस की नेशनल एंटी टेररिस्ट कमेटी दावा कर चुकी है कि यह हमला यूक्रेन के 2 समुद्री ड्रोन से किया गया। इसलिए पुतिन का खून खौल उठा और उन्होंने कर्च ब्रिज पर हुए हमले को यूक्रेन का आतंकी हमला बता दिया। पिछले साल अक्टूबर में भी इस ब्रिज पर हमला हुआ था। तब हुए जबरदस्त धमाके में ब्रिज का कुछ हिस्सा ही ढह गया था। मरम्मत के बाद अभी फरवरी में ही ब्रिज फिर पूरी तरह शुरू हुआ था, मगर 5 महीने बाद फिर उस पर हमला हो गया। इसलिए पुतिन ने 2 टूक कह दिया कि कर्च ब्रिज पर अटैक का हिसाब जरूर बराबर किया जाएगा। Ответ со стороны России, конечно, будет। कर्च ब्रिज को पुतिन की शान से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि वो क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला जमीन का इकलौता सीधा रास्ता है और क्राइमिया यूक्रेन का वो हिस्सा है जिस पर बीते 9 साल से रूस कब्जा करके बैठा है। और पुतिन ने जो कहा 24 घंटे के अंदर वो करके भी दिखाया। क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेने के लिए पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों को ड्रोन हमलों से दहला दिया। एक दिन पहले रूस ने आरोप लगाया कि उसके कर्च ब्रिज पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 रूसी नागरिकों की मौत हो गई। और इस हमले को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि पुतिन ने यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ अटैक कर दिया। इस दौरान कई तेल डिपो को भी निशाना बनाया गया, ताकि यूक्रेन को हमले का भारी खमियाजा उठाना पड़े। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा, मिकोलाइव और डोनेस्क के कई इलाकों में ड्रोन से हमला किया, जिससे वहां भारी तबाही मच गई। यही नहीं, खबर है कि इन हमलों के बाद खैरसोन और ज़पोरिज़िया समेत कुछ दूसरे शहरों को भी दहलाने की तैयारी है, जिसके लिए पुतिन के सैनिक घातक ड्रोन के साथ बैलिस्टिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 महीने पहले भी इसी कर्च ब्रिज पर जोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद पुतिन ने इसी तरह यूक्रेन से बदला लिया था। उधर ब्रिटेन ने क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया। एक दिन पहले रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से क्राइमिया के ब्रिज पर हमला किया, मगर ब्रिटेन ने रूस के इस दावे को एकदम सफेद झूठ ठहराया। रूस का मानना है कि उसके कर्च ब्रिज पर हमला करना अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं। वो दावा कर रहा है कि अमेरिका और ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने यूक्रेन को अहम जानकारी मुहैया करवाई और फिर यूक्रेन ने अपने 2 समुद्री ड्रोन से कर्च ब्रिज पर हमला कर दिया। मगर ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि रूस एकदम मनगढ़ंत बातें कर रहा है, इसलिए वो उस पर और सफाई देकर रूस की निराधार बात को जरा सी भी तवज्जो नहीं देना चाहता। इधर राजस्थान के भरतपुर में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की हत्या से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें हमलावर बस में घुसकर फायरिंग करते दिखाई दिए। पिछले हफ्ते कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और वो भी तब जब गैंगस्टर कुलदीप जगीना को कोर्ट में पेशी के लिए बस से ले जाया जा रहा था।
सामने आए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि रास्ते में जैसे ही राजस्थान रोडवेज की बस टोल प्लाजा पर रुकी, वहां पहले से घात लगाकर बैठे बदमाश बस में चढ़ गए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। उनमें कुछ बस की खिड़कियों पर भी गोलियां चलाते दिखाई दिए। इस गोलीबारी से बस में दहशत का माहौल बन गया। उसमें बैठे यात्री डर के मारे दरवाजे और खिड़कियों से बाहर निकलने लगे। बाद में इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस हमले में मारे गए गैंगस्टर कुलदीप जगीना पर बीजेपी नेता कृपाल जगीना की हत्या का आरोप था। इस बीच राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। एबीवीपी कार्यकर्ता राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारी आग बबूला हो गए और अजमेर में गुस्साए प्रदर्शनकारियों का पुलिस से टकराव हो गया, जिसके बाद वहां पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्तियों में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर एबीवीपी ने खूब हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ता भड़क गए और वहां लगे बैरिकेड पर चढ़ गए। वहीं बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मी उन्हें रोकते दिखे, लेकिन प्रदर्शनकारी भी उनका सामना करते हुए उनसे भिड़ गए। तभी पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कुछ कार्यकर्ता घायल होकर सड़क पर गिर गए। न्याय का मांग करने का गुनाह हो चुका है क्या गहलोत सरकार में? वहीं बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने सरकार पर बर्बरता करने का आरोप लगाया। उधर लखनऊ से आपसी रंजिश को लेकर बच्चों की हत्या की कोशिश का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे चल रहे 3 बच्चों को जोरदार टक्कर मारती नजर आई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग खौफ से भर गए, क्योंकि जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। इसमें सड़क किनारे चल रहे 3 बच्चों को वहां से गुजर रही एक कार जोरदार टक्कर मारती दिखी। बताया गया कि लखनऊ के मलिहाबाद इलाके में उन बच्चों के पिता और टक्कर मारने वाले उस कार चालक के बीच आपसी रंजिश चल रही थी और यही वजह रही कि उस कार चालक ने उन बच्चों पर कार से टक्कर मारकर उनकी हत्या करने की कोशिश की। हालांकि गनीमत यह रही कि उन तीनों बच्चों की जान बच गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। खुफिया सूत्रों से सुरक्षा बल को जानकारी मिली थी कि वो चारों आतंकी पिछले कुछ महीनों से राजौरी और पुंछ में रेकी कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने पुंछ के एक इलाके में उन्हें घेर लिया। सुरक्षा बल के जवानों और आतंकियों के बीच काफी देर तक फायरिंग हुई। थोड़ी देर बाद चारों आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। आतंकवादी मारे गए हैं, 4 आतंकवादी। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। मारे गए आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक ये छापेमारी टारगेट किलिंग की जांच को लेकर की गई। इस दौरान लश्कर तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादियों के घरों की भी तलाशी ली गई और उनके मददगारों के ठिकानों पर भी खोजबीन की गई। जम्मू कश्मीर में ये छापेमारी शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में कुल 10 जगहों पर की गई। इस दौरान लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों से जुड़े घरों की भी तलाशी ली गई। राज्य की जांच एजेंसी एसआईए के मुताबिक ये छापेमारी टारगेट किलिंग और पुलवामा में बैंक के गार्ड संजय शर्मा की हत्या की जांच से जुड़ी थी। संजय शर्मा की हत्या फरवरी महीने में आतंकियों ने गोली मारकर कर दी थी। एसआईए यानी स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर की गई। उधर इजरायल में न्यायिक सुधार के मुद्दे पर लाए गए बिल के खिलाफ लोगों का आंदोलन तेज हो गया। वहां कई शहरों में लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तेल अवीव शहर में तो प्रदर्शनकारियों ने स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को ही घेर लिया और जोरदार प्रदर्शन कर बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को बंद कर स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को ही घेर लिया, जिसके बाद उन्होंने धुएं का बम जलाकर नारे लगाने शुरू कर दिए। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। वो काफी देर तक सड़कों पर पोस्टर और बैनर के साथ डटे रहे। प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द न्यायिक सुधार बिल को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार न्याय प्रणाली में सुधार के नाम पर जो नया कानून लाना चाहती है वो न्यायपालिका को कमजोर कर देगा। इधर महाराष्ट्र के नासिक से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक ने सामने से आ रही एक गाड़ी को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि उसमें बैठे 4 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो ट्रक उस गाड़ी को सामने से टक्कर मारकर उसे काफी दूर तक घसीटता दिखाई दिया। वीडियो में दिखा कि यात्रियों से भरी उस गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को जैसे ही मोड़ने की कोशिश की, सामने से आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद वो काफी दूर तक उसे घसीटता चला गया। इस हादसे में उस गाड़ी में मौजूद 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग बुरी तरह घायल बताए गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। उधर राजस्थान के पाली से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। आरोप है कि एक आदमी ने अपनी प्रेमिका के पति को पहले मौत के घाट उतारा और फिर उसके शव के 6 टुकड़े कर दिए और उसके शव के टुकड़े अलग अलग जगहों पर गाड़ दिए। बताया गया कि आरोपी ने प्रेमिका के पति के शव के एक टुकड़े को अपने घर के पास एक धार्मिक स्थल परिसर में भी गाड़ा।
इतना ही नहीं, उस पर उसने एक पौधा भी लगाया ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन जब मृतक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद इस हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ। पुलिस के मुताबिक उस आदमी ने पहले अपनी प्रेमिका के पति के साथ शराब पार्टी की और बाद में गुस्से में धारदार हथियार से उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर मृतक के शव के सभी टुकड़े भी बरामद कर लिए। उधर अजरबैजान के दोस्त इजराइल के सरकारी मीडिया ने दावा किया कि अजरबैजान के पड़ोसी आर्मेनिया को ईरान से शाहिद ड्रोन मिल रहे हैं और वो उन्हीं ड्रोन से अजरबैजान पर हमले कर रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं और बीते 30 साल से दोनों जमीन के लिए एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हैं और 2 बार भयानक जंग भी लड़ चुके हैं। फिलहाल आर्मेनिया और अजरबैजान भले ही जंग के मैदान में आमने सामने न हो, लेकिन दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर आए दिन हमले करती रहती हैं। इसी बात पर इजराइल के सरकारी टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि आर्मेनिया अजरबैजान से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए ईरान के ड्रोन को हथियार बना रहा है। वही शाहिद ड्रोन जो यूक्रेन की जंग में रूस का संकट मोचक साबित हुआ, पर आर्मेनिया इस दावे को नकारता है। मगर इजराइल और अजरबैजान की मीडिया में यही हकीकत बताई जा रही है, क्योंकि एक दूसरे के पड़ोसी आर्मेनिया और अजरबैजान दुश्मन हैं। और कमाल की बात यह कि दोनों के जो दोस्त हैं वो भी आपस में दुश्मन हैं। आर्मेनिया का दोस्त है ईरान, वहीं अजरबैजान के साथ खड़ा है इजराइल। और ईरान और इजराइल की दुश्मनी के किस्से तो आम है। इस बीच अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए रूस और चीन ने ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल की तैयारी तेज कर दी। इस महीने के आखिर में दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना जापान के एकदम बगल में अपनी ताकत दिखाने वाली है। इसलिए चीन के साथ उस युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए रूस के जंगी जहाज रवाना होते नजर आए। इस ड्रिल के जरिए चीन और रूस दुश्मन के वार से एक साथ निपटने की तैयारी करेंगे। और एक दूसरे के पड़ोसी चीन और रूस का दुश्मन है अमेरिका। अमेरिका दक्षिण कोरिया, जापान और फिलीपीन से सैन्य सहयोग बढ़ाकर रूस और चीन को उनके ही इलाके में अलग थलग करने में लगा है। इसी बात ने चीन और रूस को एक दूसरे के काफी करीब ला दिया। दोनों देशों का यह साझा सैन्य अभ्यास होगा जापान सागर में, यानी निशाने पर होंगे जापान और अमेरिका, क्योंकि जापान अमेरिका का दोस्त है। इसलिए चीन और रूस का जापान से भी 36 का आंकड़ा है। उधर उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसकी सेना ने वहां घुसपैठ करने वाले एक अमेरिकी सैनिक को पकड़ लिया। वहीं पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका का वो नागरिक दक्षिण कोरिया में मौजूद था जो गलती से उत्तर कोरिया की सीमा में चला गया, जिसके बाद उसे उत्तर कोरिया के सैनिकों ने पकड़ लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो अमेरिकी नागरिक दक्षिण कोरिया के दौरे पर था, जो उत्तर कोरिया की सीमा के करीब मौजूद एक गांव में घूमने गया था, पर वो गलती से सीमा लांघकर उत्तर कोरिया में दाखिल हो गया। हालांकि उत्तर कोरिया ने यह आरोप लगाया कि अमेरिका का वो सैनिक जासूसी के इरादे से उनके इलाके में दाखिल हुआ, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया से उस अमेरिकी नागरिक को छोड़ने की अपील की। हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ये घटना ऐसे वक्त हुई जब उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से उसकी ठनी हुई है। इधर हरियाणा के चरखी दादरी में कांग्रेस युवा मोर्चा के नेता सोमवीर सांगवान पर बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। आरोप है कि हमलावरों ने उन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और उसके बाद वो हमलावर फरार हो गए। वहां मौजूद लोगों ने घायल हालत में सोमवीर को अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि वो किसी काम से मोटरसाइकिल से गए हुए थे, तभी अचानक बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और उनके सिर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। सर में चक्कू बोतल मारा के सर में खून ना रहेगा। हालांकि गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोगों ने सोमवीर को वक्त पर अस्पताल पहुंचा दिया, जिससे उनकी जान बच गई। उधर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से 3 लड़कियों का पुलिस के साथ बदसलूकी करने का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पुलिस ने बताया कि वो तीनों लड़कियां एक पार्टी से नशे में धुत होकर आई थी और उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक सड़क पर हंगामा किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो लड़कियां पुलिस के साथ बदतमीजी करती नजर आईं। जब एक पुलिसकर्मी ने उन लड़कियों को समझाने की कोशिश की तो वो उससे भिड़ गईं और उनमें एक लड़की ने उस पुलिसकर्मी के हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक दिया और धक्का मुक्की करने लगी। इस दौरान वहां मौजूद लोग उन लड़कियों का वीडियो बनाने लगे, जिसे देखकर वो लड़कियां और भड़क गईं और वीडियो बनाने वाले लोगों से गाली गलौज करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन लड़कियों को हिरासत में लिया और थाने ले गई, जहां उनके परिजनों को बुलाया गया और फिर उन लड़कियों को उनके साथ भेज दिया गया। इस बीच जम्मू कश्मीर के कठुआ में हीरानगर होल्डिंग सेंटर में बंद रोहिंग्या शरणार्थियों ने अपनी रिहाई की मांग के लिए हंगामा किया और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी कार्रवाई की। वहां से आई तस्वीरों में उन रोहिंग्या शरणार्थियों को पुलिस पत्थर का जवाब पत्थर से देती नजर आई। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी में कई पुलिस वालों को चोट लगी, कुछ पुलिसकर्मी जो हैं वो भी घायल हुए, हालांकि कुछ रोहिंग्यों को जो चोटें आई हैं। बताया गया कि कठुआ के हीरानगर होल्डिंग सेक्टर में रखे गए रोहिंग्या शरणार्थी कई दिनों से अपनी रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन शरणार्थियों को जम्मू के अलग अलग हिस्सों से हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें हीरानगर जेल में एक होल्डिंग सेंटर बनाकर वहां रखा गया, क्योंकि जिन रोहिंग्या शरणार्थियों के पास वैध कागज नहीं होते उन्हें जेल में बने होल्डिंग सेंटर में रखा जाता है।
इधर बाइक और कारों के शौकीन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाइक कलेक्शन का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें उनके घर पर एक से बढ़कर एक मोटरसाइकिल का कलेक्शन देखने को मिला। और महेंद्र सिंह धोनी के बाइक कलेक्शन के इस वीडियो को पूर्व भारतीय क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वीडियो में वेंकटेश प्रसाद और सुनील जोशी वहां पर मौजूद मोटरसाइकिल के कलेक्शन को देखकर हैरान होते दिखे। This place is crazy. Unless and until someone is mad about this, you can't. धोनी के इस कलेक्शन में कई विंटेज मोटरसाइकिल से लेकर सुपर बाइक्स तक खड़ी दिखाई दी। पता नहीं ये बाइक शोरूम हो सकता है ये। वीडियो में एक जगह महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी उनसे सवाल करती दिखी। I needed to have something of my own, so this is the only thing allowed. वेंकटेश प्रसाद ने जो वीडियो शेयर किया उसे महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी ने रिकॉर्ड किया। उधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ओटीटी प्लेटफॉर्म से जुड़े प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों तक ओटीटी प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में अनुराग ठाकुर ने यह भी साफ कर दिया कि सरकार क्रिएटिविटी और अभिव्यक्ति के नाम पर भारतीय संस्कृति और समाज को अपमानित करने की मंजूरी नहीं देगी। वहीं उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि सरकार ओटीटी पर किसी भी तरह का जहरीला प्रोपेगेंडा फैलाने की इजाजत नहीं देगी। न ये तूफान ही अपने कभी तेवर बदलते हैं, न इनके खौफ से अपना कभी हम घर बदलते हैं। तो बात की बात कही अशोक ने, न मन में खौफ शीशों के, न पश्चाताप में पत्थर, न शीशे ही बदलते हैं, न ये पत्थर बदलते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।